आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 29 जनवरी 2026। चलिए आज की खबरों की पड़ताल शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी टॉपिक जुड़ा है भारत के स्टील फ्रेम से, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी से। बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसे हम सब डोपी के नाम से जानते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट 2024-25 2024-25 आ गई है। और ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से हमारी केंद्रीय सरकार की नौकरियों का सामाजिक एक्सरे है। एक्सरे, ये सही शब्द है। बिल्कुल सही कहा, ये एक एक्सरे ही है। और ये इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018-19, 2018-19 के बाद ये पहली बार है कि हमें इतने बड़े पैमाने पर इतना साफ डेटा देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, इस रिपोर्ट में 80 मंत्रालयों और विभागों के लगभग 32.52 लाख कर्मचारियों का डेटा शामिल है। ये एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है जो हमें एक बहुत ही विश्वसनीय तस्वीर दिखाता है। एक मिनट, आपने कहा 2018-19 के बाद पहली बार इतना कॉम्प्रहेंसिव डेटा आया है, तो क्या बीच के सालों में रिपोर्ट नहीं आ रही थी? आ तो रही थी पर वो अधूरी थी। मतलब 2019 से 24 के बीच जो भी रिपोर्टें आईं, उनमें सिर्फ 19 से 20 लाख कर्मचारियों का ही डेटा होता था। अरे ये तो लगभग आधा ही हुआ। हाँ, लगभग। इसकी सीधी सी वजह ये थी कि बहुत सारे सरकारी विभाग समय पर अपना पर्सनल डेटा यानी कर्मचारियों का डेटा जमा ही नहीं कर रहे थे। तो वो रिपोर्टें एक धुंधली तस्वीर जैसी थी। बिल्कुल। अब जो ये 32.52 लाख का आंकड़ा आया है, ये एचडी पिक्चर जैसा है, बिल्कुल एकदम साफ। तो इस एचडी पिक्चर का सबसे चौंकाने वाला सीन कौन सा है? ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो सबसे पहले ध्यान खींचता है? वो आंकड़ा है ग्रुप सी के सैनिटेशन वर्कर्स, यानी हमारे सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। रिपोर्ट बताती है कि इन कर्मचारियों में 66%, 66% से भी ज्यादा लोग शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी या अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी समुदायों से आते हैं। 66%, 66%, मतलब हर 3 में से 2 सफाई कर्मचारी इन समुदायों से हैं। जी, ये आंकड़ा तो बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। ये दिखाता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी और आरक्षण जैसी नीतियों के बावजूद कैसे पारंपरिक जाति आधारित काम, मतलब कैस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस, हाँ, वो सरकारी नौकरियों के फॉर्मल स्ट्रक्चर में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आरक्षण नीति सिर्फ नौकरी देने तक सीमित है या काम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर और सामाजिक बराबरी लाने में भी उसकी कोई भूमिका है? यही तो मूल सवाल है। बिल्कुल। अब जब हमारे पास ये नई पूरी तस्वीर है, तो एससी, एसटी और ओबीसी के ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में क्या बदलाव देखने को मिले हैं अगर हम 2018-19 से तुलना करें? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि यहीं से हमें ट्रेंड पता चलता है। हाँ तो आंकड़ों को जरा ध्यान से समझते हैं। जी। शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व 2018-19 में 17.49% था। हाँ। अब ये थोड़ा सा घटकर 16.84% हो गया है। अच्छा, तो इसमें मामूली गिरावट है। हाँ, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, पर गिरावट तो है। हाँ, फिर आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी समुदाय पर। हाँ, उनका प्रतिनिधित्व 8.48% से थोड़ा सा बढ़कर 8.70% हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। जी, कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी समुदाय में दिखाए। वो क्या? 2018-19 में उनका प्रतिनिधित्व 21.57% था, जो अब बढ़कर 26.32% हो गया है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। ओबीसी रिप्रेजेंटेशन में इतना बड़ा उछाल, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पिछले कुछ सालों में ओबीसी समुदाय में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, शायद सरकारी नौकरियों के निचले और मध्य स्तर पर ओबीसी कोटे का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा प्रभावी तरीके से हुआ है। और तीसरा कारण डेटा की बेहतर रिपोर्टिंग भी हो सकती है, जो पहले नहीं हो रही थी। सही बात है। रिपोर्ट में एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट का भी जिक्र है। ये सुनने में तो बड़ा फैंसी शब्द लगता है, पर इसका मतलब क्या है
और इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे फिट होता है? ग्लास सीलिंग का मतलब है एक अदृश्य न दिखने वाली छत या बाधा। एक इनविजिबल बैरियर। एग्जैक्टली एक इनविजिबल बैरियर जो किसी खास समूह के लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों या कोई सामाजिक समूह, एक हायरार्की में ऊपर के पदों तक पहुंचने से रोकती है। मतलब कोई लिखा हुआ नियम नहीं होता, पर फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल, ये एक व्यवस्थागत बाधा, एक सिस्टमैटिक बॉटलनेक है। इस रिपोर्ट में ये छत बिल्कुल साफ दिखती है जब हम डेटा को ग्रुप वाइज तोड़कर देखते हैं। अच्छा, तो ग्रुप वाइज डेटा क्या कहता है? चलिए इसे समझते हैं। सरकारी नौकरियों को मोटे तौर पर ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांटा जाता है। ग्रुप ए पोस्ट्स, ये ब्यूरोक्रेसी की टॉप लेयर है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सारे बड़े पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस यहीं होते हैं। जी। यहाँ एससी का हिस्सा है 14.20%, एसटी का 6.54% और ओबीसी का 19.14% है। अब इसकी तुलना कीजिए ग्रुप सी पोस्ट से, जहां क्लर्क, असिस्टेंट वगैरह होते हैं। यहां सफाई कर्मचारियों को छोड़कर ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27.29% है, जो उनके 27% के आरक्षण कोटा के लगभग बराबर है। हाँ बिल्कुल। तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि निचले स्तर की नौकरियों मतलब ग्रुप सी में तो आरक्षण के क्वांटिटेटिव टारगेट्स यानी संख्यात्मक लक्ष्य लगभग पूरे हो रहे हैं। सही। मतलब जितनी सीटें आरक्षित हैं उतने लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्रुप ए की तरफ, इन समूहों का प्रतिनिधित्व कम होता जाता है। मतलब एंट्री तो मिल रही है, पर टॉप पर पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है। यही है वो ग्लास सीलिंग। एग्जैक्टली यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा टेक अवे है कि आरक्षण नीति संख्यात्मक प्रतिनिधित्व, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन देने में तो सफल हुई है, लेकिन गुणात्मक प्रतिनिधित्व, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, हाँ मतलब लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग भूमिकाओं में बराबरी लाने में अभी भी संघर्ष कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में रिपोर्ट में क्या जानकारी है? इसे लागू हुए भी तो अब काफी समय हो गया है। और यही इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खामी या कह लीजिए चिंता की बात है। क्या मतलब? 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बावजूद इस पूरी रिपोर्ट में उनके प्रतिनिधित्व पर एक भी आंकड़ा नहीं दिया गया है। 0। ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। ये पॉलिसी मॉनिटरिंग में एक बहुत बड़ा एम्पिरिकल वॉइड है, एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सरकार ने एक नीति बनाई, लेकिन वो जमीन पर कितनी असरदार है, उसका फायदा सही लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं, ये जानने का हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। कोई डेटा नहीं है। तो अगर यूपीएससी मेंस में इस पर सवाल आता है, तो इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ क्या होगा? की टेकअवेज क्या होंगे? बहुत अच्छा सवाल। मेंस के लिए 3 की टेकअवेज हैं। बताइए। पहला, आरक्षण नीति पहुंच एक्सेस देने में सफल रही है, लेकिन प्रगति प्रोग्रेशन सुनिश्चित करने में नहीं। द ग्लास सीलिंग इज रियल। दूसरा, परंपरागत जाति आधारित व्यावसायिक जाल, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल ट्रैप्स, जैसा कि 66% सफाई कर्मचारियों के आंकड़े से पता चलता है, अभी भी सरकारी नौकरियों के फॉर्मल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए एक चुनौती है। और तीसरा, ईडब्ल्यूएस कोटे पर डेटा की कमी गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों के खिलाफ है। बिना डेटा के कोई भी नीति सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा सकती। बिल्कुल साफ हो गया। चलिए पॉलिटी से ही जुड़े अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो लोकतंत्र की नींव यानी राइट टू वोट से जुड़ा है। जी। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाने के एक मामले पर तत्काल सुनवाई करने का फैसला किया है। जी, ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाए गए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक्सरसाइज से जुड़ा है। देखिए, वोटर लिस्ट को समय समय पर अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, वो तो होता ही है। जो लोग मर गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं, नए वोटरों के नाम जोड़े जाते हैं। जी। इस SIR का मकसद भी यही था, इलेक्टोरल रोल्स को प्यूरिफाई करना, यानी उसमें मौजूद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, तार्किक विसंगतियों और मैपिंग की गलतियों को सुधारना। वोटर लिस्ट को साफ करना तो एक अच्छी और जरूरी प्रक्रिया है। तो फिर इसमें विवाद कहाँ से आ गया? सुप्रीम कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? विवाद सफाई में नहीं, सफाई के तरीके में है। अच्छा। सोचिए, आपको बिना बताए आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को लगा कि कोई गड़बड़ है। अरे ये तो गलत है। यहां भी लगभग वही हो रहा है। आरोप यह है कि ड्राफ्ट रूल्स में जिन 88% वोटरों के नाम हटाने के लिए फ्लैग किए गए थे, उन्हें सुनवाई का अनिवार्य नोटिस, अ मैंडेटरी हियरिंग नोटिस, दिया ही नहीं गया। क्या
बिना नोटिस दिए 88% लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। ये सिर्फ गंभीर आरोप नहीं है, ये सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। नेचुरल जस्टिस। जी, नैसर्गिक न्याय का एक सबसे बुनियादी सिद्धांत है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। राइट टू बी हर्ड। बिल्कुल। आप किसी के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई एडवर्स एक्शन करने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका जरूर देंगे। यहां पर एल्गोरिदमिक मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डेटा प्यूरिफिकेशन तो किया गया, लेकिन ह्यूमन वेरिफिकेशन और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स यानी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। मतलब सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा था और यही समस्या की जड़ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट यहां पर प्रोसीजरल फेयरनेस यानी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के संरक्षक के रूप में सामने आया है। आज के डिजिटल युग में जब ई गवर्नेंस बढ़ रहा है, तब यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए न हो। और राइट टू फ्रेंचाइज यानी मताधिकार तो सबसे बड़ा अधिकार है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की आत्मा है। कोर्ट का तत्काल हस्तक्षेप ये सुनिश्चित करने के लिए है कि एफिशिएंसी यानी दक्षता के नाम पर अधिकारों की बलि न चढ़ाई जाए। ये तकनीक और लोकतंत्र के बीच एक जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश है। बहुत खूब। चलिए अब गियर बदलते हैं और उस सेक्शन की ओर चलते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, इकोनॉमी। जी। और आज तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल का सबसे बड़ा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश कर दिया है। जी हाँ, और बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे को समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हाँ, ये बताइए। इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाने वाला एक दस्तावेज है। इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA तैयार करता है और इस पूरी प्रक्रिया को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA गाइड करते हैं। अच्छा। ये दस्तावेज पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा जोखा देता है। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, क्या चुनौतियां हैं, और आने वाले साल के लिए एक आउटलुक, एक नजरिया भी पेश करता है। तो ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की सालाना हेल्थ रिपोर्ट है। हेल्थ रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही शब्द है। तो इस साल की हेल्थ रिपोर्ट में डॉक्टर यानी हमारे CEA V अनंता नागेश्वरन क्या कह रहे हैं? अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान है? सर्वे में जो माहौल बताया गया है उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। कॉशियस ऑप्टिमिज्म यानी सतर्क आशावाद। बिल्कुल, मतलब हम आशावादी तो हैं लेकिन सतर्क भी हैं। CEA के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। 6.8% से 7.2%? ये तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मजबूत प्रोजेक्शन है, खासकर तब जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की आशंका से जूझ रही हैं। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 हम लगभग 7.5%, 7.4% की विकास दर के साथ समाप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये मोमेंटम बना हुआ है। जी, मोमेंटम बना हुआ है। सर्वे ने इस विकास के इंजन के रूप में किन क्षेत्रों की पहचान की है? कौन से सेक्टर्स इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? सर्वे ने एग्रीकल्चर यानी कृषि को प्राइमरी कैटलिस्ट या मुख्य उत्प्रेरक माना है। कृषि को? ये एक दिलचस्प बात है क्योंकि अक्सर हम सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। हाँ, लेकिन सर्वे का मानना है कि कृषि में अभी भी बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में कुछ और बताइए। इस योजना का लक्ष्य देश के उन 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। अच्छा, तो ये एक टारगेटेड अप्रोच है। बिल्कुल, यहाँ पर टारगेटेड इंटरवेंशंस किए जाएंगे, बेहतर बीज, सिंचाई की सुविधा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ताकि इन जिलों की पैदावार बढ़ाई जा सके। अनुमान है कि इससे सीधे सीधे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। ये बॉटम अप अप्रोच है। सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करो तो पूरी चेन मजबूत होगी। एग्जैक्टली। और आम आदमी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल महंगाई यानी इन्फ्लेशन, उस पे सर्वे का क्या कहना है? इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सरकार और RBI की रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है। सर्वे के अनुसार रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन,
जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं, वो FY24 के 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% पर आ गई है। तो ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये राहत की बात है। और इसका श्रेय RBI की कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी यानी सोची समझी मौद्रिक नीति और सरकार के सप्लाई साइड इंटरवेंशंस जैसे कुछ चीज़ों के निर्यात पर रोक लगाना या दालों का बफर स्टॉक जारी करना को दिया गया है। सर्वे में दो बड़े दिलचस्प शब्दों का जिक्र है, बटरफ्लाई इफेक्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। ये सुनने में बड़े भारी लगते हैं, इनका क्या मतलब है? ये सर्वे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सर्वे में एक बड़ी गहरी बात कही गई है, बटरफ्लाई इफेक्ट। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए हमेशा बड़े बिग बैंग सुधारों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी किसी छोटे से गांव में व्यापार का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने जैसा छोटा कदम भी पूरी सप्लाई चेन में एक बड़ी पॉजिटिव लहर पैदा कर सकता है। छोटे-छोटे बदलाव, बड़ा असर। बिल्कुल। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 इसी बटरफ्लाई इफेक्ट को जमीन पर उतारने का तरीका है। वो कैसे? इसमें सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन पर जोर दिया जा रहा है, मतलब पुराने और गैर जरूरी कानूनों को हटाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना। सर्वे का तर्क है कि जैसे जैसे वैश्विक आर्थिक जोखिम बढ़ रहे हैं, खासकर यूएस के टैरिफ रजीम यानी उनकी टैक्स नीतियों से, भारत को बाहरी दुनिया पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक प्रतिस्पर्धा, इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ, उसको मजबूत करना होगा। और वो तभी होगा जब हमारे अपने देश में व्यापार करना आसान होगा। सही बात है। निवेश की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को लेकर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? विदेशी निवेशक कहाँ पैसा लगा रहे हैं? FDI के मामले में सर्विसेज सेक्टर अब भी किंग है। कुल FDI इक्विटी का 19.1%, 19.1% हिस्सा अकेले सर्विसेज सेक्टर में आ रहा है। अच्छा। इसके बाद दूसरे नंबर पर 14.1% के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का स्थान है। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी अब भी नॉलेज बेस्ड और सर्विस ड्रिवन है। और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो भविष्य की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए सर्वे में क्या खास है? यहाँ दो बहुत बड़ी और फ्यूचरिस्टिक घोषणाएं हैं। एक, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स का निर्माण। डीप टेक मतलब? डीप टेक का मतलब है वो टेक्नोलॉजी जो फंडामेंटल साइंटिफिक एडवांसेस पर आधारित हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन्स वगैरह। ये फंड ऐसे ही कटिंग एज स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी देगा। और दूसरा? और दूसरा है नेशनल जियोस्पेशल मिशन। इसका मकसद है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना। सैटेलाइट इमेजरी, मैपिंग, इन सब का इस्तेमाल करके शासन को बेहतर बनाया जाएगा। और कृषि में टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। भविष्य की फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए 2 नए जीन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन बैंकों में 10 लाख, 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस को संरक्षित किया जाएगा। ये एक तरह से हमारी फसलों का बीज खजाना होगा। बिल्कुल, जिससे हम भविष्य में जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली या ज्यादा पोषण देने वाली फसलें विकसित कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। इकोनॉमी से ही जुड़ी अगली खबर सीधे प्रधानमंत्री के एक बयान से है। जी। बजट सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को एक बड़ा संदेश दिया है, खासकर इंडिया US फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर। जी, और ये संदेश बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस FTA को मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी सौदों की जननी कहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स? हाँ, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। FTA का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच व्यापार की बाधाओं जैसे इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना या खत्म कर देना। यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं, 27 विकसित देशों का एक विशाल बाजार है। तो ये समझौता अगर हो जाता है तो भारतीय युवाओं, निर्माताओं और किसानों के लिए अभूतपूर्व अवसर खुलेंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने निर्माताओं यानी हमारे मैन्युफैक्चरर्स को क्या खास संदेश दिया? उन्होंने कॉम्प्लेसेंसी यानी आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सामान बना देना काफी नहीं है। भारतीय कंपनियों को क्वालिटी, गुणवत्ता और प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा पर ध्यान देना होगा। अच्छा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि दुनिया में मेड इन इंडिया का टैग भरोसे का प्रतीक बन जाए। भारतीय ब्रांड्स की वैश्विक प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा के बराबर होनी चाहिए। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस का हिस्सा है जो लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ओर एक वैचारिक बदलाव को दर्शाता है। सही पकड़ा। इस FTA का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? क्या कोई खास सेक्टर है जिसे सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? हाँ, जेफरीज इक्विटी रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार इस FTA से भारतीय टेक्सटाइल्स यानी हमारे कपड़ा उद्योग को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कपड़ा उद्योग को?
वो कैसे? अभी होता यह है कि जब भारत का बना कपड़ा ईयू में जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिससे वो महंगा हो जाता है। वहीं हमारे पड़ोसी प्रतिस्पर्धी जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान को ईयू से ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है। ओहो, तो हम पहले से ही नुकसान में हैं। जी, एफडीए होने के बाद हमारे कपड़ों पर भी ये ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इससे हमें उनके मुकाबले एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा और हमारे निर्यात में भारी उछाल आ सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी आखिरी खबर पर आते हैं, जो रोजगार से संबंधित है। जी, राज्यसभा में श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावादिया ने नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। एनसीएस पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तरह का सरकारी नौकरी.com, जो नौकरी खोजने वालों जॉब सीकर्स और नौकरी देने वालों एम्प्लॉयज को एक साथ लाता है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबर मार्केट इंटरमीडियरी यानी श्रम बाजार का मध्यस्थ के रूप में विकसित हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस पोर्टल पर अब 55 लाख से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं। 55 लाख कंपनियां? और नौकरी खोजने वालों की संख्या कितनी है? यह आंकड़ा और भी बड़ा है। पोर्टल पर अब तक 6.02 करोड़ से ज्यादा जॉब सीकर्स ने पंजीकरण कराया है। वाह! और इसमें अच्छी बात यह है कि महिलाओं, SC, ST और EWS श्रेणियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। क्या इस पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए कोई नई तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है? हाँ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को इंटीग्रेट किया गया है, जो जॉब सीकर्स को उनका रेज्यूमे बनाने में मदद करता है। अच्छा, AI रिज्यूमे बनाने में मदद करता है। जी, सोचिए, एक गांव का युवा जिसे नहीं पता कि एक प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बनाता है, AI उसकी मदद कर सकता है। साथ ही ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी प्रदान करता है। और सरकार ने सिर्फ अपने दम पर काम नहीं किया है, बल्कि इसकी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए Amazon, TCS, Ion और स्विगी जैसी बड़ी निजी कंपनियों के साथ भी साझेदारी की है। तो एक तरफ सरकार देश के अंदर रोजगार के अवसर बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जिनका असर हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है। चलिए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर, जहां मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर है। जी, खबर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना का एक मैसिव आर्माडा, एक विशाल बेड़ा, एक विशाल बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ कुछ जहाज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत का प्रदर्शन है। इस बेड़े का मकसद क्या है? क्या ये किसी हमले की तैयारी है? इस बेड़े का नेतृत्व विमान वाहक पोत USS एब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप के अनुसार इस सैन्य प्रदर्शन का मकसद सीधे सीधे ईरान पर दबाव बनाना है। किस बात के लिए दबाव? दबाव एक नए और ज्यादा सख्त परमाणु समझौते के लिए, जो नो न्यूक्लियर वेपन्स की नीति को पूरी तरह से लागू करेगा। इसे इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहते हैं। मतलब आप अपनी सैन्य ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं कि आपका दुश्मन कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने से डरता है। बिल्कुल। क्या पहले भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई की है? हाँ, और ट्रंप ने खुद उसका जिक्र किया है। उन्होंने जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जिसके दौरान अमेरिका और इजरायली सेना ने मिलकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान इस बार बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो भविष्य में होने वाला हमला कहीं ज्यादा बुरा होगा। ये खुली धमकी है। इस आर्माडा में किस तरह के हथियारों के शामिल होने की बात कही गई है? इसमें कुछ ऐसे हथियार हैं जो सीधे सीधे साइंस फिक्शन फिल्मों से लगते हैं। अच्छा? जी, ये गोलियों और बमों से परे एक नए तरह का युद्ध है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साइकोलॉजी पर लड़ा जाता है। इसमें कुछ बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW और नॉन लीथल टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। बताइए इनके बारे में। एक सिस्टम है शूटर प्रोग्राम। ये एक साइबर EW सिस्टम है। सोचिए, ये दुश्मन के रडार को ही हैक कर लेता है। क्या बात है! ये देख सकता है कि दुश्मन का रडार ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहा है, और यहां तक कि दुश्मन के मिसाइल लॉन्चर को भी कंट्रोल कर सकता है। ओह! दूसरा हथियार है सोनिक या एकॉस्टिक वेपन्स, जिन्हें डिस्कम्बोव्युलेटर सिस्टम भी कहा जा रहा है। डिस्कम्बोव्युलेटर? हाँ, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के सैनिकों में डिसओरिएंटेशन यानी भटकाव और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। बाप रे! और तीसरा है HPM प्रोजेक्ट्स यानी हाई पावर माइक्रोवेव।
ये शक्तिशाली माइक्रोवेव पल्स का उपयोग करके दुश्मन के पूरे इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे, उनके कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सबको एक झटके में निष्क्रिय कर सकते हैं। ये तो वाकई किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है। इस पर ईरान और इस क्षेत्र के बाकी देशों की क्या प्रतिक्रिया है? ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने मिशन के माध्यम से इस दबाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वो बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं दिया गया है। तो तनाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब का रुख बहुत महत्वपूर्ण है। उसने स्पष्ट किया है कि वो ईरान पर हमलों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। अच्छा, तो ये दिखाता है कि सऊदी अरब इस तनाव को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलते हुए नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, वो भी इसके नतीजों से डर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस ने हमारी अगली खबर ट्रेड और डिप्लोमेसी से जुड़ी है, और ये ब्रिक्स देशों के बीच, जिन्हें हम दोस्त मानते हैं, बढ़ते तनाव को दर्शाती है। जी, खबर ये है कि दक्षिण अफ्रीका, जो ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है, भारत और चीन से आने वाली गाड़ियों पर इंपोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करने पर विचार कर रहा है। 25% से सीधे 50%? इसे तो टैरिफ हैमर कहना गलत नहीं होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ऐसा क्यों कर रहा है? ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यानी व्यापार संरक्षणवाद का एक क्लासिक उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका का तर्क है कि ये कदम उसके घरेलू ऑटोमोटिव उद्योग को आयातों की बाढ़ से बचाने के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि भारत और चीन से आने वाली सस्ती गाड़ियां उसकी स्थानीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रही हैं और नौकरियां जा रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाजार में भारत और चीन की हिस्सेदारी आखिर है कितनी? 2024 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के कुल वाहन आयात में चीन की हिस्सेदारी 53% और भारत की 22% थी। मतलब 75% गाड़ियां सिर्फ इन दो देशों से आ रही हैं। जी, और चिंता की बात यह है कि भारत से आयात पिछले 4 सालों में 135% बढ़ा है, खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में, जहां कम कीमतें घरेलू उत्पादकों के मुनाफे को कम कर देती हैं। इस खबर का भारतीय कंपनियों पर क्या असर हुआ है? असर तुरंत दिखा। इस घोषणा के बाद मारुति सुजुकी और हुंडई इंडिया जैसी भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। तो ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बहुत बड़ा। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार है। ये घटना दर्शाती है कि ग्लोबल साउथ के देश, जो अक्सर विकसित देशों के संरक्षणवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अब अपनी इंडस्ट्रियल बेस को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भी ऐसे कदम उठा रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित खूबसूरत ज़ुकू घाटी, दुको वैली, से एक चिंताजनक खबर आ रही है। जी, ज़ुकू घाटी के दक्षिणी हिस्सों में एक बड़ी आग लग गई है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। क्या खास है इस घाटी में? ज़ुकू घाटी एक इको सेंसिटिव जोन है, जो अपनी अनूठी जैव विविधता, खासकर दुकू लिली के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। अच्छा। ये एक बहुत लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है, और इस घटना में 30 से ज्यादा ट्रैकर्स को आपातकालीन स्थिति में वहां से निकालना पड़ा। लेकिन पूर्वोत्तर में इस तरह की जंगल की आग की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक तो है शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स, यानी बदलता हुआ मौसम। क्लाइमेट चेंज? बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियों में बारिश कम हो रही है और जंगल ज्यादा सूखे रहते हैं। दूसरा कारण है इन्वेजिव ड्राई बायोमास का फैलना। कुछ ऐसी आक्रामक प्रजाति की वनस्पतियां फैल गई हैं जो बहुत जल्दी सूख जाती हैं और आग पकड़ लेती हैं। तो ये एक तरह से डबल मुसीबत है। जी, और ज़ुकू घाटी जैसे ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस (SDRF) के लिए आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती बन जाता है। ये घटना हमें हिमालय की तलहटी की पारिस्थितिकी नाजुकता, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। और ये भी बताती है कि इन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक लैंडस्केप्स को बचाने के लिए हमें स्थानीय स्तर पर आग से लड़ने के बेहतर बुनियादी ढांचे और समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है। बिल्कुल सही। अब बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री समिट इवेंट संपन्न हुआ। जी, इस समिट का आयोजन अनुदीप फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
मेटी ने मिलकर किया। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर और लिनोवो जैसी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य विषय था फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी काम का भविष्य, और एआई के माध्यम से एक इक्विटेबल इंडिया, यानी एक समतामूलक भारत का निर्माण कैसे किया जाए। इस समिट का मुख्य फोकस क्या था? एआई को लेकर सरकार की बड़ी सोच क्या है? समिट का फोकस इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों पर था, जिसे पीपल प्लैनेट प्रोग्राम फ्रेमवर्क का उपयोग करके आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसका मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है इम्पैक्ट, मतलब एआई से जो भी उत्पादकता बढ़े, जो भी फायदा हो, उसका लाभ जमीनी स्तर तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि एआई की वजह से एक नया डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन पैदा हो जाए। बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाएं और बाकी पीछे छूट जाएं। क्या इस समिट में कोई कॉन्क्रीट पहल भी दिखाई गई जिससे पता चले कि ये बातें सिर्फ हवा में नहीं है? हाँ, kindcircle.org जैसे एक प्लेटफॉर्म को दिखाया गया। ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, यानी शैक्षिक छात्रवृत्तियों का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास करता है। ये कैसे काम करता है? ये सही छात्रों को सही स्कॉलरशिप से मिलाता है। इसके अलावा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विभिन्न डिजिटल स्किलिंग कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया, ताकि वो भविष्य की एआई ड्रिवन इकोनॉमी में अपनी जगह बना सकें। अब एक बेहद दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी है। जी, बारामती हवाई अड्डे पर एक लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है। इस दुर्घटना की औपचारिक जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AIIB) ने शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में क्या पता चला है? प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि विमान खराब दृश्यता, पुअर विजिबिलिटी की स्थिति में दूसरी बार उतरने का प्रयास कर रहा था जब यह हादसा हुआ। 1 मिनट, मतलब वीआईपीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले हवाई अड्डे पर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई? बारामती हवाई पट्टी की सुरक्षा में क्या कमियां बताई जा रही हैं? यह तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बारामती में अक्सर वीआईपी आवाजाही होती है। इसके बावजूद इसे एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड, इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत गंभीर खामियां हैं। पहली, यहाँ कोई पेशेवर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC नहीं है। इसका संचालन एक फ्लाइंग स्कूल द्वारा किया जाता है। क्या एक फ्लाइंग स्कूल ATC चला रहा है? जी। दूसरी, हवाई अड्डे पर मौसम विभाग IMD का कोई डेडिकेटेड कार्यालय नहीं है। ये केंद्रीकृत ऑनलाइन सेल्फ सर्विस OLBS पर निर्भर करता है, जिस वजह से यहाँ मीटर्स, ये क्या होता है? मीटेरोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट्स, ये किसी भी पायलट के लिए सुरक्षित उड़ान भरने या उतरने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। वो यहाँ उपलब्ध नहीं होती। ये तो बहुत खतरनाक है। और सुनिए, तीसरी, दुर्घटना के समय दृश्यता सिर्फ 3000 मीटर बताई गई, जबकि ऐसे ऑपरेशन के लिए आदर्श मानदंड 5000 मीटर से अधिक है। और चौथी और सबसे खतरनाक बात, ये एक टेबल टॉप हवाई अड्डा है। टेबल टॉप मतलब? इसका मतलब है कि रनवे एक पठार पर है, जिसके दोनों ओर गहरी खाई है। ऐसी जगह पर पायलट के लिए गलती की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। ये तो ऐसा हुआ कि आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और कोई ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है और सड़क के दोनों तरफ खाई है। तो अब जांच का मुख्य फोकस क्या होगा? जांच इसी सबसे बड़े सवाल पर केंद्रित है कि जब दृश्यता आदर्श से बहुत कम थी, तो उस उड़ान को उतरने की अनुमति ही क्यों दी गई? ये घटना सरकार की महत्वाकांक्षी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान में एक बहुत बड़े नियामक कमी, एक रेगुलेटरी गैप को उजागर करती है। जहां छोटे हवाई अड्डों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में सुरक्षा मानकों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। अब बात सोशल जस्टिस से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जो आज भी हमारे समाज पर एक धब्बे की तरह है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मैला ढोने, मैनुअल स्कैवेंजिंग पर अपने पूर्ण प्रतिबंध को एक बार फिर बहुत ही सख्ती से दोहराया है। जी, कोर्ट ने सिर्फ दोहराया नहीं है, बल्कि इस बार ठोस कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? कोर्ट ने विशेष रूप से देश के 6 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के सिटी CEOs को 13 फरवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। और इस हलफनामे में क्या बताना होगा? इसमें उन्हें बताना होगा कि इस अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनकी कार्यान्वयन रणनीति, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है। कानूनी रूप से तो ये प्रथा दशकों से प्रतिबंधित है, फिर भी जमीनी हकीकत क्या है? ये आज भी क्यों मौजूद है? यही इस मुद्दे का सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू है। 1993 से कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने और
2013 के पेमसार्स एक्ट द्वारा इसे और मजबूत करने के बावजूद ये प्रथा जारी है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। अकेले 2024 में कम से कम 116 मैला ढोने वालों की काम के दौरान मौत हो गई। 116? जी, और 2019 से 2023 के बीच 377 सफाई कर्मचारियों की खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से मौत हुई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जिन्हें सिस्टम बचाने में नाकाम रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई तीखी टिप्पणी की है? कोर्ट ने बहुत ही तीखी और जरूरी टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्टैटिस्टिकल इरेजर यानी आंकड़ों में मिटा देने की सरकारी प्रथा की निंदा की। स्टैटिस्टिकल इरेजर? हाँ, अक्सर सरकारें दावा करती हैं कि उनके राज्य में कोई मैला ढोने वाला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह दावा करना कि मैला ढोना खत्म हो गया है केवल इन श्रमिकों को उनके पुनर्वास और सुरक्षा उपकरणों के अधिकारों से वंचित करने का एक तरीका है। बेंच ने यह भी कहा कि जब तक समाज का एक वर्ग अपनी आजीविका के लिए घातक सीवरों में प्रवेश करने के लिए मजबूर है, तब तक हमारे संविधान में लिखे बंधुत्व, फ्रेटर्निटी और समानता, इक्वालिटी के दावे एक भ्रम, इल्यूजन बने रहेंगे। तो इसका समाधान क्या है? कोर्ट ने क्या रास्ता सुझाया है? कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पूर्ण मशीनीकरण, फुल मैकेनाइजेशन ही एकमात्र रास्ता है। 100% मशीनों से सफाई? जी, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई 100% मशीनों से होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब से सीवर में होने वाली किसी भी मौत के लिए राज्य के अधिकारी सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। बिल्कुल। और प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए का अनिवार्य मुआवजा देना होगा। ये अकाउंटेबिलिटी तय करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब आज की आखिरी खबर का रुख करते हैं जो कल्चर एंड हेरिटेज से जुड़ी है। आज पूरे भारत में भक्त जया एकादशी का पर्व मना रहे हैं। जी, जया एकादशी हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये कब आती है? ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी तिथि को पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन क्या खास अनुष्ठान होते हैं? इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करना, घी के दिए जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना प्रमुख अनुष्ठान हैं। ये हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सेक्शन पे जो मेंस की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, एथिक्स लिंकेजेस। जी, आज की खबरों से जीएस पेपर 4 के लिए क्या केसलेट्स निकलते हैं? आज की खबरों में 2 बहुत ही अच्छे केसलेट्स छिपे हैं। पहला केसलेट तमिलनाडु वोटर लिस्ट वाले मुद्दे से है। क्या है वो केसलेट? केसलेट ये है, आप एक जिले के चुनाव अधिकारी हैं। एक नए सॉफ्टवेयर ने हजारों वोटरों के नाम में त्रुटियां दिखाकर उन्हें हटाने के लिए फ्लैग कर दिया है। चुनाव की तारीख नजदीक है और आपके ऊपर वोटर लिस्ट को जल्दी साफ करने का दबाव है। लेकिन इतने सारे लोगों को व्यक्तिगत नोटिस भेजना और उनकी सुनवाई करना एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। तो दुविधा क्या है? एथिकल क्वेश्चन है, क्या डेटा शुद्धिकरण में प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए नागरिकों के मताधिकार, राइट टू फ्रेंचाइज जैसे मौलिक अधिकार के संभावित उल्लंघन को नजरअंदाज किया जा सकता है? तो यहाँ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट यानी मूल्यों का टकराव, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी व प्रोसीजरल जस्टिस के बीच है। बिल्कुल सही। बहुत ही बढ़िया केसलेट है। और दूसरा केसलेट डीओपीटी रिपोर्ट से निकलता है। बताइए। केसलेट है, आप डीओपीटी के सचिव हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि 66% सफाई कर्मचारी SC ST OBC समूहों से हैं, जबकि ग्रुप ए के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सरकार पर योग्यता, मेरिट से कोई समझौता न करने का दबाव है। तो एथिकल क्वेश्चन क्या बनता है? एथिकल क्वेश्चन है, राज्य की भूमिका, नैतिकता, रोल मोरालिटी किस हद तक ये मांग करती है कि वो सिर्फ निचले स्तर पर आरक्षण न दे, बल्कि उच्च स्तरों पर प्रमोशन और भर्ती में सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव एक्शन करके पारंपरिक जाति आधारित श्रम भूमिकाओं को सक्रिय रूप से तोड़ें। और यहाँ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है सामाजिक न्याय, संस्थागत योग्यता और ऐतिहासिक रेपरेशन के मूल्यों के बीच। बिल्कुल, एक बहुत ही जटिल संघर्ष है। चलिए अब प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं कुछ की टर्म्स बोलूंगी और आप उनसे जुड़े तथ्य बताइए। जरूर, शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपरेशन। इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA का इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में। आर्टिकल 112। इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है,
जिसे हम आम भाषा में यूनियन बजट कहते हैं, संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र को विशेष संबोधन, जो हर साल के पहले सत्र और नई लोकसभा के गठन के बाद होता है। Pyramsar Act 2013 2013 The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act मैला ढोने और खतरनाक सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगाने और उनके पुनर्वास का कानून। Suitor Program दुश्मन के रडार नेटवर्क को हैक करने और नियंत्रित करने की एक अमेरिकी सैन्य साइबर वॉरफेयर क्षमता। माघा वो हिंदू महीना जिसमें जया एकादशी मनाई जाती है, जो जनवरी-फरवरी में पड़ता है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग का एक विशेष अभ्यास। उड़े देश का आम नागरिक एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए है। 6.02 करोड़ नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की अनुमानित संख्या। 100% FDI बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मौजूदा प्रस्ताव, जिसे 44% से बढ़ाने की बात चल रही है। अब मेंस की तैयारी के लिए आज की खबरों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हो जाएं। पहला सवाल GS पेपर 3 इकोनॉमी से है। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वैश्विक व्यापार व्यवधानों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के रूप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पर जोर देता है। इस रणनीति के प्रमुख घटकों और भारत के विकास पथ पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें। 250 शब्द। इसका उत्तर कैसे फ्रेम करना चाहिए? देखिए, परिचय में आप GDP प्रोजेक्शन 6.8% से 7.2% और सर्वे के कॉशियस ऑप्टिमिज्म का उल्लेख कर सकते हैं। बॉडी में आप बटरफ्लाई इफेक्ट और सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझाएं। फिर इसके घटकों के रूप में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, डीप टेक फंड और नेशनल जियोस्पेशियल मिशन जैसे उदाहरण दें। इंडिया UF FTA को एक अवसर के रूप में भी जोड़ें। और निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि कैसे आंतरिक सुधार, इंटरनल रिफॉर्म्स, भारत को बाहरी झटकों, एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति अधिक रेजिलिएंट बना सकते हैं, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। दूसरा सवाल GS पेपर 2 सोशल जस्टिस से है। प्रश्न है, नवीनतम DOPT रिपोर्ट के आंकड़े निम्न स्तरीय केंद्रीय सरकारी सेवाओं में हाशिए पर पड़े समूहों की एक महत्वपूर्ण एकाग्रता को उजागर करते हैं। उच्च नौकरशाही में गुणात्मक प्रतिनिधित्व, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने में आरक्षण नीति की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। 250 शब्द। इसका उत्तर कैसे शुरू करें? इसके उत्तर की शुरुआत में आप 66% सफाई कर्मचारियों के आंकड़े की तुलना ग्रुप A में SC, ST, OBC के कम प्रतिनिधित्व से करके सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं। बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स कवर करें? बॉडी में आप ग्लास सीलिंग प्रभाव को विस्तार से समझाएं, आरक्षण नीति की सफलताओं यानी क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन और विफलताओं यानी क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन दोनों का विश्लेषण करें। DOPT डेटा में रिपोर्टिंग गैप और EWS डेटा की कमी का उल्लेख गुड गवर्नेंस की कमी के रूप में करें। और निष्कर्ष में क्या सुझाव दे सकते हैं? निष्कर्ष में सिर्फ आरक्षण से आगे बढ़कर ग्रुप A में विविधता लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण, मेंटरशिप कार्यक्रम और प्रमोशन में बाधाओं को दूर करने जैसे रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि आज कितना ध्यान से सुना गया है। 5 सवाल और आपको सही जवाब देना है। तैयार है? बिल्कुल। पहला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? A, भारत के राष्ट्रपति, B, मुख्य आर्थिक सलाहकार, C, केंद्रीय वित्त मंत्री, D, RBI के गवर्नर। इसका सही जवाब है C, केंद्रीय वित्त मंत्री। CA इसे तैयार करते हैं, लेकिन संसद में इसे वित्त मंत्री ही पेश करती हैं। दूसरा सवाल, कौन सा अमेरिकी विमान वाहक पोत वर्तमान में ईरान की ओर जा रहे विशाल बेड़े का नेतृत्व कर रहा है? A, US रोनाल्ड रेगन, B, USA अब्राहम लिंकन, C, US जेरल्ड R फोर्ड, D, US निमित्ज। सही जवाब है B, USA अब्राहम लिंकन। तीसरा सवाल, डिस्कोम्बोबुलेटर प्रणाली, जिसका उल्लेख अनुदंत हथियारों के संदर्भ में किया गया है, मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग करती है? A, परमाणु संवर्धन, B, सोनिक तरंगों से कर्मियों में भटकाव पैदा करना, C, गहरे समुद्र में खनन, D, अंतरिक्ष मलबे को हटाना। सही जवाब है B, सोनिक तरंगों से कर्मियों में भटकाव पैदा करना। ये एक नॉन लीथल हथियार है। चौथा सवाल,
डोपीटी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार केंद्र सरकार में समग्र रूप से ओबीसी प्रतिनिधित्व की स्थिति 2018-19 की तुलना में क्या है? ए घटा है, बी स्थिर रहा है, सी बढ़कर 26% हो गया है, डी रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है। सही जवाब है सी, बढ़कर 26.32% हो गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। और आखिरी सवाल, जया एकादशी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? ए चैत्र, बी माघ, सी आषाढ़, डी कार्तिक। इसका सही जवाब है बी, माघ। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें और उनका विस्तृत विश्लेषण। चलिए जाने से पहले एक बार आज के की टेकअवेज पर नजर डाल लेते हैं। जरूर। FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से 7.2% है और फोकस कृषि और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पर है। डीओपीटी रिपोर्ट से क्या टेकअवे है? ग्रुप सी में SC ST OBC का उच्च संकेंद्रण और ग्रुप ए में कम प्रतिनिधित्व ग्लास सीलिंग को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ईरान के प्रति अमेरिकी सैन्य दबाव बढ़ा है और दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारतीय कारों पर टैरिफ बढ़ाने की संभावना है, जो ग्लोबल साउथ में बढ़ते ट्रेड टेंशन को दिखाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी से बारामती दुर्घटना ने UDN योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों पर सुरक्षा की गंभीर खामियों को उजागर किया है। और सोशल जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है और अधिकारियों के जवाबदेही तय की है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।